हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको चैनल से जुड़े सभी वीडियोस पसंद आ रहे हों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 13 को समझेंगे, जिसका नाम है शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा। और हाँ, इस यूनिट से जुड़ी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से दी गई है, जिसे आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर कई अन्य तरह की प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस यूनिट का नाम है शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा, तो इस यूनिट के अंदर हम कार्ल मार्क्स और उनसे जुड़ी विचारधारा को समझेंगे। पहले शॉर्ट में कार्ल मार्क्स को समझते हैं। इनका जन्म 1818 में हुआ और मृत्यु 1883 में। इन्हें मुख्य तौर पर वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनकी विचारधारा का मुख्य केंद्र बिंदु आर्थिक और गैर आर्थिक शक्तियों के बीच होने वाली अंतर क्रियाएं हैं। और इन्होंने केवल इतिहास का आकलन ही नहीं किया, आने वाले समय के लिए एक सॉल्यूशन भी दिया, यानी कि पूंजीवाद के अंत के रूप में समाजवाद को लाना और एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसमें वर्गों के आधार पर लोग नहीं बटे होंगे, यानी कि एक वर्ग विहीन समाज। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा सॉल्यूशन देने के पीछे क्या कारण रहा होगा? तो मनुष्य का मनुष्य से गहरे तौर पर मतभेद बढ़ना और इसी के कारण मानवता का पतन हो रहा था, जो कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था का ही परिणाम था। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समाजवाद की स्थापना की मांग रखी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अति आदर्शवाद और विज्ञान की। हमने अभी अभी समझा कि कार्ल मार्क्स समाजवाद की कल्पना वैज्ञानिक संदर्भ में करते थे। अब कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी एंगल्स से पहले कुछ समाजवादी विचारक और भी हुए थे, जिन्होंने समय समय पर अपने विचार सामने रखे थे, जिन्होंने मुख्य तौर पर इस तथ्य को सामने लाना चाहा कि भूमि पर सभी का सामूहिक रूप से या साझा हक है। इस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार जहां आता है वहां मुनाफा जगह लेने लगता है और वह कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। समाजवाद का एक विचार के रूप में सबसे ज्यादा प्रचार यूटोपिया नाम की एक पुस्तक के माध्यम से हुआ। यूटोपिया यानी कि जिसका कोई अस्तित्व ना हो। उस समय के समाजवादियों ने कहीं ना कहीं आदर्शवादी समाज की कल्पना की, जो कुछ हद तक ठीक है, परंतु इस समाज की जो बागडोर है वह शाही परिवारों के राजकुमारों के हाथों सीमित कर दी गई, जिसका परिणाम आप सभी भलीभांति रूप से जानते ही हैं। आदर्शवाद की श्रेणी से थोड़ा आगे बढ़कर इन्होंने अति आदर्शवाद की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसमें सामूहिक व्यवस्था, राजनीति के प्रति ज्यादा रुचि ना दिखाना और इसके अलावा न्याय पाने के लिए अलग अलग विकल्पों की खोज करना आदि शामिल थे। अति आदर्शवादियों के बाद फुरियेवादी और ओवेनवादी विचारक अपने विचार रखने के लिए सामने आ गए, जो समाज के संपूर्ण विकास के लिए लोकल ग्रुप्स या समुदायों की विस्तार की बात कह रहे थे। और वहीं दूसरी ओर सेंट साइमन से जुड़े विचारक देशों को ब्रॉड लेवल पर उत्पादक निगम बनाना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रभुत्व के सपोर्टर थे। इसी बीच विल्हेम वेतलिंग समाजवाद के पूरे समर्थन में सामने आ गए, परंतु उनका बात को रखने का रवैया कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का था। और इनके ठीक बाद मार्क्स और एंगल्स कम्युनिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के विचार के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए, और इन्होंने विल्हेम की स्वांगीकरण या धार्मिक प्रवृत्ति की आलोचना की और समाजवाद को वैज्ञानिक संदर्भ में अधिक समझने की बात सामने रखी। और उसी दौरान पुनर्जागरण के विचार ने भी इस बात को और भी ज्यादा प्रमाणित कर दिया। अब मुख्य तौर पर यह समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का विश्व की राजनीति में क्या योगदान रहा। मार्क्स की बहुत अहम पुस्तक है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे शॉर्ट में पेरिस फिलोसॉफिकल भी कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं मार्क्स के अधिकतर विचारों को समेटे हुए है। इसमें इन्होंने पूंजीवादी शोषण और श्रम से जुड़े अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, उनका विश्लेषण भी किया। और उसके बाद मार्क्स और एंगल्स की जोड़ी लगभग समस्त राजनीतिक गलियारों में छा गई, जिन्होंने संयुक्त रूप से काफी काम भी किया। मार्क्स के विकासशील विचार किस तरह के थे, इन्हें समझते हैं। इस तथ्य को तो तब हम समझते हैं कि सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण हुआ
और पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। और 1760 से लेकर 1860 तक की जो शताब्दी है वे कहीं ना कहीं पूंजीवादी रूपांतरण के दौर के रूप में प्रचलित है। मार्क्स ने इस तथ्य को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि मजदूरों के बीच में एक अलग प्रकार का अलगाव है जो कहीं ना कहीं पूंजीवादी ताकतों के द्वारा ही आयोजित था। जैसे कि अपने काम से जुड़े प्रोडक्शन से उन्हें कोई व्यक्तिगत लेना देना था ही नहीं, अपनी खुद की गतिविधियों से अलगाव था। इसके अलावा साथ में काम करने वाले लोगों तक से कोई आपसी जुड़ाव नहीं था जो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने में मुश्किलें पैदा कर रहा था। कार्ल मार्क्स बहुत हद तक हेगलवादी दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे और इसी विश्लेषण के समय उनकी मुलाकात 1844 में फ्रेडरिक एंगल से हुई। मार्क्स और एंगल को संयुक्त रूप से समझने की कोशिश करते हैं। उन दोनों की संयुक्त रूप से लिखी गई कृति का नाम है द होली फैमिली, जिसमें मुख्य तौर पर यह विचार सामने रखा गया कि यदि समाज में निजी संपत्तियां बढ़ेंगी तो पूंजीवादी शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ेगा, और पूंजीवादी शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ेगा तो सर्वहारा वर्ग जो कि संख्या में अधिक है का नेतृत्व अपने आप ही सामने आएगा। उनकी दूसरी संयुक्त रूप से लिखी गई कृति का नाम है द जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सामाजिक चेतना के विचार से जुड़ी बात सामने रखी। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिस्ट कमेटी बनाने के अलावा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का कार्यभार भी संभाला। वर्ग समाज और वर्ग संघर्ष को मुख्य तौर पर अपने विचार का केंद्र बिंदु बनाया, पूंजीवादियों और समाजवादियों के बीच संघर्ष के बारे में बताया, उसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की एकता बनना और उत्पादन और आर्थिक ढांचे के बीच में जो गहरा संबंध है उसे दर्शाना उनके कुछ अहम कार्यों में शामिल रहे। समय बदला और व्यवस्था भी बदली और रूपांतरण भी आ गया। जो लोग उत्पादन के कार्यों में लगे थे उनकी शक्ति में इजाफा हुआ, आर्थिक शक्तियां बदली, लोगों के विचार अब अलगाव की नहीं और बल्कि एकजुट हो रहे थे। सामाजिक क्रांतियां हो रही थी, मनुष्य का मनुष्य से संघर्ष हुआ परंतु वैचारिक स्तर पर, और जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती गई उसी के हिसाब से चीजें प्लान होने लगी और पूंजीवादी मुनाफे के बढ़ते हुए दर की सामूहिक रूप से आलोचना की गई। अब बात करते हैं मार्क्स और उनके समकालीन इतिहास की। मार्क्स के समय में पूंजीवादी वर्ग की ताकत और कमजोरी दोनों ही सामने आई, जो उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से सामने रखी। सामाजिक संक्रमण और आर्थिक संक्रमण दोनों को ही अपने अध्ययन में शामिल किया और बाद में जनता द्वारा की जाने वाली क्रांति को भी समर्थन दिया। इसके अलावा सामंतवाद, सामंतवाद से पूंजीवाद और फिर पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ते हुए संक्रमण को परिवर्तन के नियम के अनुसार दर्शाया। और केवल यूरोपियन देशों की चर्चा नहीं की, इनसे बाहर कई अन्य देशों की चर्चा भी की, जैसे भारत और अमेरिका। अब शास्त्रीय मार्क्सवाद और उसकी परंपरा थी क्या? मार्क्स ने, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि हेगलवादी द्वंद्ववाद को अपने अध्ययन का आधार जरूर बनाया परंतु उसे पूरी तरह से नहीं अपनाया। अपने अनुसार उस विचार को थोड़ा चेंज किया। इसके अलावा मनुष्य जो भी गतिविधियां करता है उसके पीछे का कारण उस समय की परिस्थितियां ना मानकर मनुष्य के मन और चेतना को केंद्र बिंदु बनाया। आर्थिक संरचना के दायरे को बढ़ाया जिसमें उस समय में मौजूद परिस्थितियां, उत्पादक और उत्पादन शक्तियां आती थी। अर्थव्यवस्था को समाज से जोड़ा, यानी कि उत्पादन का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, इस तथ्य को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा वर्ग विहीन और संपत्ति विहीन समाज की कल्पना से जुड़े विचार को समाज को अपनाने की सलाह दी। अब कार्ल मार्क्स के बाद उनकी धरोहर को आगे के विचारकों ने कुछ हद तक बढ़ाया, परंतु कार्ल मार्क्स जितना नहीं। उनके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज में पूंजीवाद ने अपना काफ़ी विकास किया और इसी के परिणाम स्वरूप काफ़ी सारे सैलरी पाने वाले मजदूरों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई। परंतु मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ काफ़ी सारी ट्रेड यूनियन आंदोलन भी सामने आ गए। पूंजीवादी शक्तियों में मजदूरों के प्रति एक तरीके का भेदभाव देखा गया, जिसमें वे कुछ मजदूरों को ज़्यादातर तरजीह दे रहे थे। इसके अलावा कई कंट्रीज में साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, जहां से काफ़ी सारा मुनाफा आया और उस मुनाफे से पूंजीवादी व्यवस्था का और विस्तार हुआ। हाँ, कुछ समय के बाद मजदूरों के बीच एक राजनीतिक चेतना ज़रूर बढ़ी और 20वीं शताब्दी आते आते कई सारे कम्युनिस्ट आंदोलनों का विश्व गंवा रहा और कहीं ना कहीं सामूहिकता की जो ताकत है उसकी समझ लोगों को अच्छे स्तर पर होने लगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें और चैनल से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप चैनल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।